हाय गाइस, दिस इज प्रभांशु सुहाने। ऑडियो बुक की इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 5 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेट की ताकत। मुझे याद है कि हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई जाती थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि यह केविन कोस्टलर की तरह एक रोमांटिक हीरो की तरह था, जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। मेरे अमीर डैडी की नज़र में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय हो चुका था, परंतु उसके अनुयायी आज भी जिंदा थे। कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का यह विचार था कि अमीरों को लेकर और गरीबों में बांट दिया जाए। गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक कष्ट का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मध्य वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और उच्च आमदनी वाले मध्य वर्ग से। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। हमें टैक्स के इतिहास को जानने की जरूरत है। हालांकि मेरे पढ़े लिखे डैडी शिक्षा के इतिहास पर कमाल का ज्ञान रखते थे, परंतु मेरे अमीर डैडी टैक्स के इतिहास के विशेषज्ञ थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह सिखाया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार युद्ध का खर्च जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टैक्स जरूर लगाया करते थे। राजा या राष्ट्रपति मुंह से कह भर देते थे और हर आदमी उनकी कही हुई बात को मानकर अपना सहयोग देता था। ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपोलियन से युद्ध के समय टैक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच सिविल वॉर के खर्च जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था। 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने नागरिकों पर स्थायी रूप से लागू कर दिया। 1913 में संविधान के 16वें संशोधन के साथ अमेरिका में भी आयकर स्थायी रूप से लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने के कारण वे बोस्टन हार्बर पर प्रसिद्ध टी पार्टी की घटना हुई थी, जिससे क्रांतिकारी युद्ध की ताकत मिली। इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही नियमित इनकम टैक्स के विचार को जनता के गले से उतारने में लगभग 50 साल का समय लग गया था। इन ऐतिहासिक तिथियों को हमें यह पता नहीं चला कि दोनों ही मामलों में टैक्स शुरू में केवल अमीरों पर लगाया गया था। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं इस बात को कभी नहीं भूलें। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स का विचार लोकप्रिय बना और उसे ज्यादातर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टैक्स अमीरों को सजा देने का और मध्य वर्ग और गरीबों को मदद देने का साधन है। इसी कारण जनता ने टैक्स कानून के समर्थन में वोट दिए और यह वैधानिक बन गया। हालांकि इसका मकसद अमीरों को दंड देना है, परंतु दरअसल यह उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी गरीब लोग और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसों का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजीपति हूं। हमें विपरीत व्यवहार के कारण टैक्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तौली जाती है और उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उन्हें उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों को भर्ती कर सकें। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी। यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर डैडी की यह बात सुनता आ रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे डैडी से सुनता आ रहा हूं कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था, और दूसरी तरफ जब मैं घर जाता था तो वहां मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा है कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिन हुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत पर भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता था। समस्या यह थी कि सरकार के पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लेकर बाकी सब में बांट दिया जाता था। समस्या यह थी कि पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को अब मध्य वर्ग से भी टैक्स लेने की नौबत आ गई थी। वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरह देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते थे जिसे जनता खेलती थी। जैसा मैंने बताया है, अमीर पहले ही कॉरपोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्रा की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशन का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेशन में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉरपोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब गया था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। कॉरपोरेशन की कानूनी ढांचे के ताकत की ज्ञान से अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने शिक्षा दी थी, जिसमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूस होने लगा कि पूंजीपति में पैसे की ज्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उससे जीतने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने
बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों की किस तरह हराया? एक बार अमीरों से वसूलों का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से बहुत खुश हुए। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशनरों के रूप में आया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आया। सरकार के पास ढेर सारा पैसा है, परंतु उस पैसे की मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में आप अगर एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड में खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है। जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों से भी टैक्स लिया जाने लगा और इस तरह सरकार नीचे जाती गई। वे गरीब और मध्य वर्ग लोग से भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कॉरपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कॉरपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते थे कि कॉरपोरेशन जैसी कोई चीज होती है। कॉरपोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज होते हैं और जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है जिसके बाहर कॉरपोरेशन नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कॉरपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसा कानून देह होता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कॉरपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानून पारित होने के बाद हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कॉरपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने के पहले दिए जाते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलों का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के खिलाफ हमेशा से रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चली आती है। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते हैं कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते हैं। फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसलिए मैं हर बार शहर जाता हूँ जब भी मैं किसी बच्चे को यह सलाह देता हुआ सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच नहीं सकता, चाहे उसकी सरकारी नौकरी कितनी भी सुरक्षित ही क्यों ना हो। औसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 महीने तक काम करता है ताकि वह टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। मेरे विचार में यह समय बहुत ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है अमीरों से वसूलों का नारा उन्हीं भीड़ पर भारी पड़ गया जिसने उसके लिए वोट दिया था। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग चुपचाप इसका पालन नहीं करते बल्कि वे पलटकर वार करते हैं। उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिसके दम पर वे चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं चुकाते। वे ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे उस पर टैक्स का
कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए वे चतुर और स्मार्ट वकीलों, अकाउंटेंट्स की सेवाएं लेते हैं और राजनेताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदलें या कानूनी बचाव के रास्ते बनाएं। उनके पास परिवर्तन करवाने के जरूरी संसाधन होते हैं। अमेरिका का टैक्स कानून भी टैक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है। इसमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं, परंतु इनका फायदा सामान्य तौर पर अमीर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकप्रिय शब्द 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के अनुच्छेद 1031 का संक्षिप्त रूप यह है कि जिससे रियल एस्टेट बेचने वाले को टैक्स चुकाने में देरी का मौका मिलता है। अगर वह ज्यादा महंगे रियल एस्टेट को खरीदता है और सौदेबाजी में फायदा नहीं लेता। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो इतना बड़ा टैक्स लाभ है। अमीर डैडी से मेरा पहला सबक सीखा गया। सबक आपको याद होगा, मैं 9 साल का बच्चा था और मुझे उनसे बात करने के लिए बहुत समय इंतजार करना पड़ा। मैं अक्सर उनकी ऑफिस में बैठकर इंतजार करता था। वे जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करते थे। वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानूं और एक दिन खुद की इतनी ताकतवर बनूं। जितने भी समय तक मैंने उनका मार्गदर्शन में पढ़ा और सीखा, उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ज्ञान ही ताकत है और पैसे के साथ वो बड़ी ताकत बन जाती है। अमीर डैडी हमेशा माइक और मुझे यह याद दिलाया करते थे कि सबसे ज्यादा डरावना व्यक्ति बॉस या सुपरवाइजर नहीं होता, बल्कि टैक्समैन होता है। अगर आप उसे मौका देते हैं तो टैक्समैन हमेशा आपसे ज्यादा वसूलता रहेगा। पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसे के लिए काम ना करूं। यह मेरा सबसे बड़ा सबक था। अमीर डैडी से सीखे गए सबक के कारण मैं उस चूहा दौड़ से मिथक से बाहर होकर सफल हो चुका था और कम उम्र में ही एक नियोक्ता बन गया था। यह पैसे की समझ से ही संभव हुआ था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं फाइनेंशियल IQ कहता हूं, आर्थिक स्वतंत्रता की मेरी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। अब मैं फाइनेंशियल सेमिनारों में दूसरों को इस आशा के साथ सिखाता हूं ताकि मैं उनके साथ ज्ञान बांट सकूं। जब भी मैं लेक्चर देता हूं तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूं कि फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों में आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1 है अकाउंटिंग, जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूं। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। आप जितनी ज्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगे, उतनी ही ज्यादा सूक्ष्मता की जरूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा। यह वाय मस्तिष्क के पहलू हैं जिसमें वर्णन या सूक्ष्मता जरूरी है। फाइनेंशियल साक्षरता वह योग्यता है जिसके सहारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है। इस योग्यता से आप किसी भी व्यक्ति की कमजोरी और मजबूतियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 है निवेश, जिसे मैं पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान कहता हूं। इसमें तकनीकों, रणनीतियों, फॉर्मूलों की जरूरत होती है। यह मस्तिष्क का दायां पहलू है, यानी रचनात्मक पहलू। नंबर 3 है बाजार की समझ, मांग और पूर्ति का विज्ञान। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत होती है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। 1996 में क्रिसमस के दौरान टिकल मी एल्मो डॉल का प्रकरण भी तकनीकी या भावनाओं द्वारा संचालित बाजार का उदाहरण है। बाजार का दूसरा तत्व निवेश की मूलभूत या आर्थिक समझ है। क्या किसी निवेश में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा करना ना समझी है?
कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेश की अवधारणा बच्चों की समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये जटिल होती है। वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विषयों को अनुभूति से समझते हैं। जो लोग एल्मो डॉल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए यह एक सीसम स्ट्रीट कैरेक्टर थी जिसमें क्रिसमस के पहले बच्चों को खूब प्रचारित किया गया था। लगभग सभी बच्चे इसे खरीदना चाहते थे और अपनी क्रिसमस की सूची में उन्होंने सबसे ऊपर रखा था, परंतु क्रिसमस के लिए इसका विज्ञापन करने के बाद जब बाजार गायब हो जाते हैं तो कई लोग यह सोचने लगते हैं कि कहीं कंपनी ने जानबूझकर इसे बाजार से गायब तो नहीं कर दिया। इसकी मांग बहुत ज्यादा थी और पूर्ति बहुत कम, इसलिए बाजार में भगदड़ और हड़बड़ी का माहौल बन गया था। स्टोर्स में जिन्हें डॉल नहीं मिल पा रही थी वे दुर्भाग्यशाली मम्मी डैडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा खिलौना बच्चे के लिए खरीदने के लिए मजबूर थे। टिकल मी एल्मो डॉल की अविश्वसनीय लोकप्रियता मेरी समझ में नहीं आई, परंतु यह मांग और पूर्ति के अर्थशास्त्र का बढ़िया उदाहरण है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बेसबॉल कार्ड बातों पर लागू होती है। नंबर 4 है कानून। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, निवेश और बाजारों की तकनीकी दक्षता के सहारे कॉरपोरेशन का प्रयोग विस्फोटक वृद्धि प्रदान करता है। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले टैक्स फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो वह बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है, जो किसी कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए संभव नहीं है। इसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में अंतर होता है। यह अंतर बहुत ज्यादा होता है हम जब इसे दीर्घकालीन संपत्ति के संदर्भ में देखते हैं। नंबर 1 है टैक्स लाभ। एक कॉरपोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे कि यह टैक्स देने के पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक, परंतु इसमें अंदर घुसना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि आपका बिजनेस या संपत्ति बहुत बड़ी ना हो। कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स वसूलते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च चलाते हैं। एक कॉरपोरेशन कमाता है और जितना खर्च करता है और फिर बची गई रकम पर टैक्स चुकाता है। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते कि आप अपने खुद के निवेश में हों और अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। नंबर 2, कानूनी मुकदमों में सुरक्षा। कानूनी मुकदमों से सुरक्षा। हम एक ऐसे कानूनी समाज में रह रहे हैं। हर व्यक्ति आपको फायदा चाहता है। अमीर लोग अपने क्रेडिटर्स से अपनी ज्यादातर संपत्ति को छुपाने के लिए कॉरपोरेट और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि कानूनी कवच से घिरा हुआ है और दरअसल उस अमीर आदमी के पास कोई संपत्ति है ही नहीं। वे हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु वे किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्य वर्ग लोग हर किसी चीज के स्वामी होने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वे दावा ठोकते हैं। इस अध्याय का सार यदि संक्षेप में कहा जाए तो कॉरपोरेशन के मालिक यानी अमीर लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं, जबकि कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाले कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। धन्यवाद।